हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक होता है या फिर चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में जो है कि डिस्कशन किए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग उससे आगे देखेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो उसका नाम क्या है? CFSE कैलकुलेट करना, यानी कैलकुलेट CFSE, जिसका पूरा नाम क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होता है। यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस क्लास में आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जिसको हिंदी में बोला जाए तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोलते हैं या क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा बोलते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये होता क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आ गई? तो पहले हम लोग देखेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा फॉर, यानी कि जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक होता है उसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। ठीक है ना? तो हेडिंग लगाएंगे आप अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या फिर कहीं कहीं पे विपाटन भी लिखा रहता है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? CFSE बोलेंगे, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, यानी अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा ज्ञात करना, यानी कि कैसे ज्ञात किया जाता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा। आज की इस क्लास में जो है कि हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं आता या फिर इसमें समझने में कोई भी समस्या हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से जो है कि वहां पे पढ़ाया गया है, बताया गया है। आप उसको जाकर के अटेंड करिए। हम आशा करते हैं आप लोगों को जरूर से जरूर वो जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक आप लोगों का जो डाउट क्लियर, यानी जो डाउट है वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। केवल एक बार जाकर के आप लोग देख लीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है? तो देखिए क्या है, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। तो अगर कोई अष्टफलकीय संकुल यौगिक होता है उसमें जो क्रिस्टल विभाजन ऊर्जा होती है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, देख लेंगे क्या होता है इसके बारे में। फिर हम आगे जो है कि डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है? ये है 1 2 3 4 5, ये है डी ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DXY बोलते हैं। ये क्या होता है? DYZ होता है। ये क्या होता है बाबू? DZX होता है। ये होता है DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर होता है। और ये क्या होता है भैया? DZ स्क्वायर होता है। अब यह दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, दो पार्ट में टूट जाता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? EG बोलते हैं। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? T2Z बोलते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? EG बोलते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? T2Z बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऊपर जो है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में दो ऑर्बिटल जो होता है ऊपर चला जाता है। कौन कौन सा? DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वह ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ये एनर्जी इंक्रीज क्यों करती है? पिछले क्लास में जो है कि बताया गया था, आप लोग वहां पे जाकर के डिस्कशन, यानी वहां पे जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर
के जो ऑर्बिटल होते हैं ये एक्सिस पे ही लाई करते हैं, एक्सिस पे लिगेंड भी होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगता है और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। रिपल्सन फोर्स ज्यादा होने के कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने के कारण यह सामान्य से थोड़ी सी ऊपर दो ऑर्बिटल चले जाते हैं और ये जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इजी बोलते हैं। और ये नीचे आ जाता है क्या, T2Z। ये क्या है, T2Z है। इसका नाम क्या है, DXY। इसका नाम क्या है, DYZ। इसका नाम क्या है भैया, DZX। ये है ऑर्बिटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन यही है। और यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, इस एनर्जी के गैप को हम लोग डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो एनर्जी का गैप है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा ओ से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। ठीक, अब इसके बारे में, इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कैलकुलेट करना है। यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होता है या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होता है उसी को हम लोग कैलकुलेट करना है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वह कितनी होती है, उसी को हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन को अगर आपको भरने में कोई समस्या हो रही है कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, इसके बारे में पिछले क्लास में जो कि हम लोग यानी कि हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए लिगेंड भी आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जो वीक फील्ड लिगेंड होता है यानी जो दुर्बल लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी कि ये जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी कि प्रबल लिगेंड है तो ये क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना शुरू कर देता है। इसके बारे में भाई हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आगे आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, देखिए जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक है इसमें पहले हम लोग वीक फील्ड लिगेंड के लिए इसमें पहले हम लोग वीक फील्ड लिगेंड के लिए यानी कि दुर्बल लिगेंड के लिए पहले हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या फार्मूला होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। एक इसके लिए पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई दुर्बल लिगेंड के लिए, इसके लिए दुर्बल लिगेंड के लिए, दुर्बल लिगेंड के लिए। ठीक है ना। तो दुर्बल लिगेंड के लिए पहले हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी CFSE कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक, पहले इसके लिए हम लोग आपको फार्मूला बता दें। जो CFSE होगा इसके लिए यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा -0.4 इंटू x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0.6 इंटू वाई हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ सॉरी ठीक है। देखिए अब इसके आगे ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जहां पे x जो है, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2Z ऑर्बिटल, यानी कि T2Z में इलेक्ट्रॉन की संख्या, T2Z में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई। जहां पे x जो है कि x क्या है, T2Z में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी T2Z में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। इसके बाद ये जो y है, ये y क्या होगा, EZ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, EZ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई ना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, EZ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये है वीक फील्ड लिगेंड के लिए यानी कि दुर्बल लिगेंड के लिए CFSE निकालने का फार्मूला क्या है, CFSE इक्वल टू -0.4 इंटू x प्लस 0.6 इंटू वाई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ हो जाएगा। ये है फार्मूला CFSE कैलकुलेट करने के लिए दुर्बल लिगेंड के लिए इन अष्टफलकीय यानी कि अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में। अब आप ये फार्मूला नोट करिए, इसके बाद जो है कि हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। नोट कर लीजिए फार्मूला, हो गया।
ओके, चलिए देखिए अब इस फार्मूले के यूज से हम लोग निकालते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, देखिए जैसे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमको अगर कैलकुलेट करना होगा CFSE, तो इसमें देखिए यक्स का मान कितना हो जाएगा भाई, यक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, यानी यक्स क्या है, T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, जो यक्स है वो क्या है, T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ये जो Eg है, ये सॉरी ये जो Y है, ये क्या है, Eg में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे एक के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि x का मतलब क्या है, T2G में इलेक्ट्रॉन, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो जो CFSE की जो वैल्यू मिलेगी, CFSE की जो वैल्यू मिलेगी क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0. सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस, ये क्या है यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा, इंटू 0.6 इंटू वाई का मान कितना है, 0, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ। यानी कि यहाँ पे जो CFSE की वैल्यू मिलेगी वो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही, यानी -0.4, और इसका मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि डेल्टा ओ। ये आ जाएगा CFSE की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 0.4 डेल्टा ओ हो जाएगी। ठीक, अब अगर आपको दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें प्रवेश करेगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए x का मान यहाँ पे कितना है भाई, 2 है, तो x का मान 2 है, तो यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे ना इसका इसमें, यानी कि x का मान यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। ठीक, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी भी 0 है। ठीक, इसके बाद अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा यहाँ पे CFSE की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब उसी तरीके से निकाल लेंगे ना, कोई समस्या तो नहीं हो रही है, तो निकाल दें। चलिए सर देख लीजिए पहले दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे केवल क्या कर देना है, 2 कर देना है। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो CFSE की जो वैल्यू मिलेगी, जो CFSE की वैल्यू मिलेगी कितना हो जाएगा, -0.4 इंटू 2 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी कि -0.8 हो जाएगा, -0.8 इंटू डेल्टा ओ हो जाएगा। ये हो जाएगा CFSE की वैल्यू किस इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। जब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, यहाँ पे n बराबर 3 रख देंगे, तो यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे, तो n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, जो भी आएगा इसका वो आंसर हो जाएगा। ये तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा करके चेक कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये है यहाँ पे तीसरे यानी 3 इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू है वो कितनी आएगी। ठीक, देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आप भरेंगे, अब देखिए आपका जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या पेयर कर पाएगा, नहीं पेयर कर पाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर नहीं कर पाएगा तो कहाँ पे जाएगा, इजी वाले में जाएगा। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। अब बता दीजिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो जो CFSE का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -0.4 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस 0.6 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 1, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ओ। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए 0.4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कराना है, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1.2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1.2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है 0.6 है,
इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ओ। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई यानी कि ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, -1.2 और यहाँ पे +0.6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6, ये भी माइनस में आएगा, हो जाएगा डेल्टा ओ। यानी कि जो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वहां पर जो CF या C की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -0.6 डेल्टा ओ हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब इसको आप नोट करिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, पांचवें छठे सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम लोग निकालते हैं। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया ओके। चलिए अब हम लोग किसके लिए निकालें, अब हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दिया, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप निकाल सकते हैं, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बता दीजिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलिए T2G में अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इजी में जो है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे CF या C की वैल्यू जो है कि मिल जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। छठे इलेक्ट्रॉन के लिए अब जो छठा इलेक्ट्रॉन हमने भरा है, अब छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरेंगे कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भरेंगे, तो भाई जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे पहले इंटर करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे अगला इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। अब बता दीजिए इसमें x की वैल्यू कितनी है 4, कितनी वैल्यू है x की 4, चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसमें आप रख देंगे तो जो CFAC की वैल्यू मिलेगी क्या हो जाएगा -0.4 इंटू x की वैल्यू कितनी है भाई आपका, x की वैल्यू है 4, तो कितना हो जाएगा +0.6 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ओ हो जाएगा। ठीक, अब निकाल दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा -1.6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 1.2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा ओ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा ये इक्वल टू, देखिए कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे हम लोग घटा लेते हैं, ये मल्टीप्लाई सही है ना, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक, तो 1 अंक पे 0 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 दूना के 12। ठीक है, अब क्या करना है 1.6 में से घटाना है 1.2, तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 4 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 0.4 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, -0.4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ओ हो जाएगा। एक किस इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो आप बोलेंगे छठे इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी छठे इलेक्ट्रॉन के लिए जो CF या C की वैल्यू होती है वो कितनी होती है -0.4 इंटू क्या होता है डेल्टा ओ होता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम जो है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये है आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है, कितनी x की वैल्यू है 6 है, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, कितनी है 4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो रखिए यहाँ पे, जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे रख करके हो जाएगा -0.4 इंटू x की वैल्यू कितनी है 6 है, हो जाएगा 6 प्लस 0.6 इंटू y की वैल्यू कितनी है 4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ओ। तो निकाल लीजिए इसके लिए कितना आ जाएगा, यानी कि 6 चौक 24 -2.4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ओ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, दोनों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि जो CFSE की जो वैल्यू है वह 0 आ जाएगी। कब, जब जितने इलेक्ट्रॉन T2G में है उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर EG में भी है, तो यहाँ पे जो CFSE की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये था वीक फील्ड लिगेंड के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स आप लोग बना लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए जो CFSE की वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया ओके।
चलिए देखिए, अब जो प्रबल लिगेंड के लिए है, जो प्रबल लिगेंड के लिए है, इसमें थोड़ा सा केवल चेंजिंग करना है। जो फार्मूला था, इस फार्मूले में केवल थोड़ा सा चेंजिंग करना था, यानी कि प्रबल लिगेंड के लिए। किसके लिए? प्रबल लिगेंड के लिए, प्रबल लिगेंड के लिए। यानी कि अगर प्रबल लिगेंड है तब वो क्या करेगा, उसका काम क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। उसके लिए जो CFSE की वैल्यू है, CFSE की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, -0.4 इंटू x प्लस 0.6 इंटू वाई इंटू यहाँ पे डेल्टा O और प्लस यहाँ पे हो जाएगा MP। दो टर्म यहाँ पे बढ़ गया है, एक है M, एक है P। यम यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। यम यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, यानी कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या हो जाएगा, यम का मान हो जाएगा। और जो पी है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर होने में कितनी एनर्जी लग रही है, वो क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा। ठीक है ना। यक्स अभी भी वही है, यक्स इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है किसमें, T2G में है, किसमें है, T2G में है। और Y क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये किसमें है, Eg में है। अब यहाँ पे एक टर्म बढ़ा है यम, यम इक्वल टू क्या है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब यहाँ पे जो P है वो क्या है, पेयरिंग एनर्जी है, यानी कि युग्मित ऊर्जा है। क्या है, युग्मित ऊर्जा है ये, यानी कि पेयरिंग एनर्जी है ये। अब आप इसका फार्मूला नोट करिए, इसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं कैसे इसमें CFSE को कैलकुलेट किया जाता है। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए आ जाइए, पहले हम लोग देख लेते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चूंकि देखिए 2 और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए तो सेम मिलेगा। 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू होगी वो सेम होगी, यानी बराबर होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। चेंजिंग कहां से होगी, चेंजिंग होगी चौथे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन में जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इजी में प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन इजी में ना प्रवेश करके T2G में ही प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, देखिए हम लोग पहले चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जो CFSE की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, यानी कि प्रबल लिगेंड के लिए। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे। अब जैसे 1 2 3 चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब हमको चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो कि यहीं पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है भैया, 4 है, और y की वैल्यू कितनी है भैया, 0 है। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमको कहां से मिलेगी, m इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितना पेयर है, कितना जोड़ा है, वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे m का मान हो जाएगा। यानी कि इसमें जो m की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1। अगर एक पेयर है तो m की वैल्यू 1, 2 पेयर है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और p इक्वल टू तो आपको निकालना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। ठीक, देखिए तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग निकालेंगे CFSE तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही है फार्मूला, -0.4 इंटू x की वैल्यू कितनी आपने निकाला है, 4 हो जाएगा, और प्लस 0.6 इंटू y की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा O, प्लस m की वैल्यू कितनी है, 1 है, गुणे क्या हो जाएगा, p। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आपके चौथी इलेक्ट्रॉन के लिए जो पेयरिंग एनर्जी है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगा, यानी कि -1.6 हो जाएगा, इंटू ये तो देखिए पूरा 0 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा O हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ये हो जाएगा CFSE की वैल्यू,
यानी कि ये हो जाएगा CF की वैल्यू किसके लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो तो, पांचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए, ऐसे ही आप लोग निकालेंगे। अब हम लोग जो कि बता रहे हैं हम आपको अगले इलेक्ट्रॉन के लिए बताने जा रहे हैं। जैसे ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है, अब छठे के लिए आपको बताना है। तो ये कितना, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे एक 6 हो गया। बात समझ में आ गई? यानी कि 2 3 4 5 और यहाँ पे एक 6, 2 4 और यहाँ पे एक 6, क्योंकि भाई ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। यानी कि जब यह स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर तुरंत कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं भेजेगा। जब तक नीचे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो जाते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है कि ऊपर प्रवेश नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? इसके लिए निकालिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। y की वैल्यू अब भी 0 है, लेकिन m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, तो एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे m की वैल्यू कितना आपको दिख रहा है, 1 2 3, 3 वैल्यू यहाँ पे m की दिख रहा है, मतलब 3 यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 है, मतलब कि 3 युग्मित है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखिए एक युग्मित है। तो जब भी कभी आपको ऐसा हो, यहाँ पे जितना युग्मन होगा, मतलब यहाँ पे जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। मतलब यहाँ पे 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन हम लोग घटा देंगे। मतलब यहाँ पे जो m की वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 3 में से एक पेयर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि यहाँ पे जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब निकाल लेंगे ना। अब इस सब की वैल्यू जो है कि यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे, इसकी वैल्यू जो है कि यहाँ पे मिल जाएगी CF की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, छठे इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक। अब अगर आपको 7वां इलेक्ट्रॉन भरना होगा, तो 7वां इलेक्ट्रॉन अब इसमें तो भराएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन फुल हो चुका है। अब यह ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7वां इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन, तो अगला पेयर जो है कि यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2। यानी कि 3 पेयर यहाँ पे है, इसमें से 2 पेयर हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी m की वैल्यू, 1 हो जाएगी। अब अगले के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, तो ये है यहाँ पे, तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और फॉर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक। अब आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम वीडियो को जो है कि एंड करें। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कैसे कैलकुलेट किया जाता है अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में, वो भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में, दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। ठीक ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।